नमस्कार दोस्तों। इंडियन एग्रीकल्चर में टेक्नोलॉजी का क्या रोल है और गवर्नमेंट ने क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं इंडियन एग्रीकल्चर में टेक्नोलॉजी को बढ़ाने के लिए और इंडियन एग्रीकल्चर को सुधारने के लिए। जनरल स्टडीज़ पेपर 2 में ई टेक्नोलॉजी इन द एड ऑफ फार्मर्स ने पर्टिकुलर न्यूज़ आपको काम आएगी। देखिए, ये न्यूज़ 7 जून को ही मैंने अपनी वेबसाइट पर अवेलेबल करवा दी थी, तब से आपने पढ़ भी ली होगी बहुत सारे लोगों ने। यहाँ पर मैं कुछ ऐसी चीज़ें समझाऊंगा जो पढ़ के समझ में नहीं आती हैं। देखिए, पढ़ाने की यही चीज़ होती है कि जो लिखित चीज़ें आपको नहीं समझ में आए वो टीचर आपको समझा दे। बट इसका मतलब कभी भी ये नहीं होता है कि आप इस चीज़ को पढ़ो मत। तो जो भी वीडियोस मैं यहाँ पे आपके साथ टेकअप कर रहा हूँ अपनी वेबसाइट पे, जो मैंने आर्टिकल्स पब्लिश किए हैं उसके रिस्पेक्ट में, आपको मैं सजेस्ट करूँगा कि आप आर्टिकल्स को पढ़ो एक बार ज़रूर, जो कि आर्टिकल्स बहुत होलिस्टिक हैं। मैं समझाऊँगा लिमिटेड काम की चीज़, ठीक है, लेकिन पढ़ना सब कुछ काम का है। ऑब्वियस सी बात है, मैं वो चीज़ें स्किप करूँगा जो कि मैंने पहले कहीं ना कहीं पढ़ाई हैं। तो पढ़ना और यहाँ पे वीडियो देखना, ये दोनों काम ज़रूरी हैं। अब इसका कंटेक्स्ट क्या है? कंटेक्स्ट ये कि रिसेंट सेमिनार कंडक्ट किया गया है एसआरएम इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा, और ऑब्वियस सी बात है वहाँ पे टेक्नोलॉजी का क्या रोल है एग्रीकल्चर कोर्सेज में, इसको डिस्कस किया गया। एग्रीकल्चर के रिस्पेक्ट में इंडिया में भी एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट का इकोसिस्टम डेवलप करने की कोशिश की गई है और इसका हमको फ़ायदे भी हुआ है। 1960 में अगर आप पर हेक्टेयर राइस की ईल्ड की बात करोगे तो 1 टन से भी कम था और अब 3 टन पहुंच चुका है। यानी 1960 में प्रति हेक्टेयर हम केवल 1 टन राइस पैदा कर पाते थे और आज की डेट में हम प्रति हेक्टेयर 3 टन राइस पैदा करते हैं। तो ये किस लिए हुआ है? कहीं ना कहीं हमारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट के इकोसिस्टम का मेजर रोल है, हमारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ का मेजर रोल है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का यहाँ पे रोल है। और ऑब्वियस सी बात है, ये जो पर्टिकुलर न्यूज़ है, दिस इज़ इन रिस्पेक्ट ऑफ एसआरएम इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे एसआरएम कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेस और जो बाकी प्राइवेट कॉलेज हैं जो कि कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर साइंस में रिसर्च कर रहे हैं, उनका भी एक रोल है, क्योंकि ये कॉलेजेस इन्वॉल्व हैं सेंसर्स बनाने में। वो सेंसर्स, वो टेक्नोलॉजिकल इक्विपमेंट्स जो कि सॉइल मॉइस्चर, स्मार्ट वाटर सिस्टम्स और प्रिसीजन फार्मिंग को हमारे इंडियन एग्रीकल्चर से जोड़ा सके। तो ये न्यूज़ तो मैंने आपको पहले बता रखी है, न्यूज़ को मैं अलग से आपके लिए डिस्कस नहीं करूँगा। मैं बेसिकली यहाँ पे आपको बताऊँगा कि टेक्नोलॉजीज़ कौन कौन सी हैं एग्रीकल्चर में जिनके दम पे एग्रीकल्चर को आगे बढ़ाया जा सकता है, और इंटरनेट ऑफ थिंग्स के साथ उनको जोड़ना, और फाइनली हमारी सरकार ने कौन कौन से इनिशिएटिव्स ले रखे हैं हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को बढ़ाने के लिए। लेकिन उससे पहले एक बड़ा ही अच्छा कोट है यहाँ पे। इस कोट को अगर आप कहीं कोट कर सको, किसी एग्जाम में भी लिख दो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन का यहाँ क्या कहना है? इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर आर द बेस्ट वेपन अगेंस्ट हंगर एंड पॉवर्टी एंड दे हैव मेड लाइफ बेटर फॉर बिलियंस ऑफ पीपल। मतलब अगर आप एग्रीकल्चर में इन्वेस्ट करते हो तो आप ग्राउंड लेवल में जो सबसे गरीब तबका है, जो पूरे देश को खाना देता है, उसकी मदद करते हो। और जब आप उसकी मदद करोगे तो ऑब्वियस सी बात है आप उनकी ज़िंदगियाँ बेहतर करोगे। और आपको पता है कि हमारे फार्मर्स रूरल इलाकों में रहते हैं और एक मेजर पॉपुलेशन का हिस्सा इंडिया का और डेवलपिंग कंट्रीज़ का रूरल इलाकों में लगता है। तो अगर आप एग्रीकल्चर की मदद करते हो तो आप रूरल इलाके की एज अ होल मदद कर रहे हो। इस आर्टिकल का जो टाइटल है ना, इंडियन एग्रीकल्चर रोल ऑफ टेक्नोलॉजीज एंड गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स विद एग्जांपल, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, तो अगर आपको अलग से ना मिल रहा हो तो आप उस लिंक से जा सकते हो। तो अब देखिए, आगे बात करते हैं। हमने बेसिकली हम कौन सी टेक्नोलॉजीज़ की बात कर रहे हैं जिसके बेसिस पे हम लोग कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर को और अच्छा कर सकते हैं। यहाँ पे एग्रीकल्चर सेंसर्स की बात हो रही है। अभी एग्रीकल्चर सेंसर्स में बहुत प्रकार के सेंसर आते हैं। एक होता है ऑप्टिकल सेंसर, एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेंसर, एक जीपीएस सेंसर। नीचे बात करें तो एग्रीकल्चर वेदर स्टेटस भी है। ऑप्टिकल सेंसर क्या होता है? तो प्रिसाइज चीज़ें करता है, जैसे कि सॉइल प्रॉपर्टीज़ को मेजर करना। इलेक्ट्रोकेमिकल सेंसर क्या होता है? तो सॉइल न्यूट्रिएंट लेवल्स, सॉइल के पीएच को मेजर करना। ठीक है, कहीं ना कहीं इनमें ओवरलैपिंग है। ठीक है भाई, तो ऑप्टिकल सेंसर्स हो गए, इलेक्ट्रोकेमिकल सेंसर्स हो गए, जीपीएस सेंसर हो गए। देखिए, ऑप्टिकल सेंसर्स और इलेक्ट्रोकेमिकल सेंसर्स दोनों ही कहीं ना कहीं सॉइल की प्रॉपर्टी को एसेस कर रहे हैं, बस इनके काम करने के पीछे की जो साइंस है वो अलग है, इसलिए एक को ऑप्टिकल कहा गया और एक को इलेक्ट्रोकेमिकल कहा गया। जीपीएस सेंसर क्या होते हैं? तो ऑटो गाइडेड सिस्टम्स। अब बेसिकली इस प्रकार के सेंसर्स के काम को समझने के लिए आपको थोड़ा बहुत कॉमर्शियल एग्रीकल्चर में घुसना पड़ेगा, थोड़ा बहुत उस एग्रीकल्चर में घुसना पड़ेगा जो यूएस में होता है। यूएस में क्या होता है? बड़े बड़े खेत हैं भाई, हज़ारों हेक्टेयर्स ऑफ लैंड एक पर्टिकुलर फार्मर के अंदर है। अभी उस फार्मर के पास लिमिटेड काम करने वाले लोग हैं, 100-200। अभी वो 100-200 हज़ार के हेक्टेयर में तो ढूंढेंगे नहीं। हमारे इंडिया में क्या होता है? स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर है, ठीक है, मैक्सिमम एक फार्मर के पास 1.5 हेक्टेयर लैंड है। तो उस केस में हमारे फार्मर्स अपने एक लैंड को टिल कर सकते हैं, और उस फार्मर की भी बीवी, बच्चे, बेटा, वो सब उसी में इन्वॉल्व है, तो आराम से देख लेते हैं। लेकिन यूएस में जो बड़े बड़े खेत हैं वहाँ पे जीपीएस सेंसर्स डिप्लॉय किए जाते हैं, जो कि जीपीएस सेंसर्स के दम पे उनके फील्ड में एग्जैक्टली प्रॉब्लम कहाँ पे है, एग्जैक्टली कहाँ पे आप कह सकते हो कि
वो कोई डिजीज़ लगा है, या एग्जैक्टली किस जगह पे पानी की कमी है, या एग्जैक्टली किस जगह पे क्रॉप तैयार हो गई हार्वेस्टिंग के लिए, ये जीपीएस में फीड हो जाता है, उसके कोऑर्डिनेट्स फीड हो जाते हैं और कहीं ना कहीं लोग सीधे सीधे जाके वहाँ पे रिक्वेस्ट काम कर देते हैं। इनफैक्ट यूएस में तो अब इस प्रकार की टेक्नोलॉजी आ रही कि ऑटोमेटेड ट्रैक्टर्स, मतलब जीपीएस सेंसर की इंफॉर्मेशन आएगी कि इस पर्टिकुलर जगह पे हार्वेस्टिंग करनी है, ठीक है, इस पर्टिकुलर जगह पे सीड सो करने हैं, ऑटोमेटिक ट्रैक्टर्स वहाँ पे डिप्लॉय कर दिए जाएंगे, फार्मर वहाँ पहुँच जाएंगे और अपना काम चालू कर देंगे। मतलब टेक्नोलॉजी को यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑटोमेट किया जा रहा है। तो ऑप्टिकल सेंसर्स, इलेक्ट्रोकेमिकल सेंसर्स, जीपीएस सेंसर्स, ये सारे सेंसर काम करते हैं कहीं ना कहीं सॉइल प्रॉपर्टी को इम्प्रूव करने के लिए, पीएच लेवल्स के बारे में पता करने के लिए, और किसी एक पर्टिकुलर फील्ड के हिस्से में क्या चल रहा है ये जानने के लिए। फिर जगह जगह पे एग्रीकल्चर वेदर स्टेशन लगाए जाते हैं। ये जो एग्रीकल्चर वेदर स्टेशन होते हैं, देखिए समझिए, एक फील्ड है यहाँ पे, इस फील्ड के अंदर एक एग्रीकल्चर वेदर स्टेशन लगाया गया। अब ये वेदर स्टेशन क्या क्या कर सकता है? कहीं ना कहीं ये वेदर स्टेशन इंटरनेट ऑफ थिंग्स में भी काम आएगा। मतलब कि आसपास की क्रॉप्स में क्या हो रहा है वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन इस वेदर स्टेशन में अपलोड होगी। आप कहीं ना कहीं ड्रोन और अदर एरियल इमेजरी का इस्तेमाल करते हो। ड्रोन्स में क्या होता है कि भाई ऊपर कैमराज उड़ रहे होंगे और उन कैमरा के दम पे प्लांट का बायोमास क्या है, प्लांट की हाइट क्या है, उसमें वीड्स हैं कि नहीं है, कहाँ पे पानी पड़ा, कहाँ पे पानी नहीं पड़ा, ये सब आप कहीं ना कहीं कर सकते हो। सैटेलाइट्स का भी प्रयोग किया जा सकता है और ये पूरा का पूरा जो डाटा है ना ड्रोन इमेजरी का या सैटेलाइट का, वो कहीं ना कहीं इस एग्रीकल्चर वेदर स्टेशन में भी स्टोर किया जाता है। ये जो एग्रीकल्चर वेदर स्टेशन है ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स से सेंट्रल वेदर स्टेशन के साथ जुड़े हुए होते हैं। तो ओवरऑल सेंट्रलाइज तरीके से फिर इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आपको पता है ना इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या होता है? इंटरनेट ऑफ थिंग्स ये होता है कि जो भी रियल मर्रा की, मतलब जो भी रोजमर्रा की चीजें हो रही हैं उसको आप ज्यादा से ज्यादा इंटरनेट के साथ कनेक्ट कर दो। तो आपकी कार के अंदर जैसे आप बैठोगे, ऑटोमेटिकली इंटरनेट ऑफ थिंग्स आपको बता दे कि आगे कितना जाम लगने वाला है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से वो ये पता कर ले कि भाई आप प्रोबेबली कहाँ पे जा रहे हो, ऑटोमेटिकली आपके मैप का रूट सेट हो जाए। आप कार में बैठे हो, आपको टेंशन है कि घर में लाइट जल रही होगी, तो उस लाइट को आप ऑटोमेटिक सेंटर से कार में बैठे बैठे बंद कर सको। ये सब इंटरनेट ऑफ थिंग्स है। और इसी इंटरनेट ऑफ थिंग के साथ टाइम एफिशिएंसी, वाटर मैनेजमेंट, क्रॉप मॉनिटरिंग, सॉइल मैनेजमेंट, कंट्रोल ऑफ इंसेक्टिसाइड एंड पेस्टिसाइड्स, इन सबको जोड़ने की बात की जा रही है। देखिए एग्रीकल्चर में किस प्रकार से इंटरनेट ऑफ थिंग्स को, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जोड़ा जा सकता है, ये एक बहुत ब्रॉड टॉपिक है। आपको इस बात की ज़रूरत नहीं है कि आप बिल्कुल इन टॉपिक के डीप में घुसो। बस आप ये जान लीजिए एक बेसिक आउटलाइन कि ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या करते हैं, ये एग्रीकल्चर वेदर स्टेशन, ये ऑप्टिकल सेंसर्स, इलेक्ट्रोकेमिकल सेंसर्स, जीपीएस सेंसर्स क्या करते हैं। अभी मैंने आपको एग्रीकल्चर वेदर स्टेशन जो भी समझाया वो इसका एक फैसेट, इसके बहुत से फैसेट्स हो सकते हैं, नाना प्रकार के फैसेट्स हो सकते हैं। ठीक है, ये डिपेंड करता है कि किसी एक पर्टिकुलर जगह पे किस प्रकार से इन चीज़ों का इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है, ड्रोन और एरियल इमेजरी से, अब देखिए ज़रूरी नहीं कि कोई एक पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी आप इस्तेमाल करो तो साइमल्टेनियसली आप दूसरी टेक्नोलॉजी भी इस्तेमाल करो, ज़रूरी नहीं है। देखिए फॉर एग्जांपल अगर आप कहीं पे ड्रोन और अदर एरियल इमेजरी इस्तेमाल कर रहे हो तो हो सकता है वहाँ पे आपको सैटेलाइट की डाटा की जरूरत ना पड़े, जहाँ पे आप सैटेलाइट का इस्तेमाल करो वहाँ पे ड्रोन की जरूरत ना पड़े। बहुत बड़ा फील्ड है तो लोकलाइज लेवल पे ड्रोन और सैटेलाइट दोनों की जरूरत पड़ सकती है। ठीक है, फिर इनका जो डाटा है वो इंटरनेट ऑफ थिंग्स में फीड हो गया। इंटरनेट ऑफ थिंग्स का डाटा सेंट्रलाइज्ड एग्रीकल्चर मॉनिटरिंग यूनिट के पास चला गया। उस यूनिट ने समय समय पे डाटा को एनालाइज किया और बोला कि भाई इस फील्ड में तो ये प्रॉब्लम है, इसको ऐसे ठीक करो। तो ये तरीके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इंडिया में प्रॉब्लम ये है कि अभी हम लोग इस प्रकार के एडवांस तरीकों के लिए तैयार नहीं है। प्लस इन ड्रोन से देखिए पेस्टिसाइड्स भी छिड़के जा रहे हैं, तो ये एक और तरीका है, इन ड्रोन्स का इस्तेमाल करके पेस्टिसाइड्स भी छिड़के जा सकते हैं। दिस इज वन मोर थिंग। फिर स्मार्टफोन का यूज़ आजकल बहुत होने लगा है। स्मार्टफोन मतलब मोबाइल फ़ोन इनेबल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके आपको स्मार्टफोन में जानकारी मिल जाएगी। देखिए हमारा जो इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट है वो समय समय पे एडवाइजरी इशू करता है हमारे फार्मर्स को कि भाई मानसून का ये समय हो सकता है, इस दिन पे इतनी बारिश बरस सकती है। और ये सब जो एडवाइजरीज हैं वो फार्मर्स तक कैसे पहुंचेंगी? तो फार्मर्स के पास एक स्मार्टफोन होना ज़रूरी है। कब क्रॉप को सो करना है, कब क्रॉप को हार्वेस्ट करना है, प्री सोइंग इन्फॉर्मेशन, किस प्रकार की क्रॉप आप यहाँ पे पैदा करो, ये सब स्मार्टफोन से पता चलता है। फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी प्रयोग बहुत हो रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से सॉइल की क्वालिटी को देख के, उस समय के वेदर पैटर्न्स को देख के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सिस्टम आपको बता सकता है कि आप इस पर्टिकुलर फील्ड में इस पर्टिकुलर सीजन में ये क्रॉप ग्रो करो। फिर एक बहुत प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इंडिया में क्या है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंदर करोड़ों की तादाद में एप्लीकेशंस आती हैं कि भाई हमारी क्रॉप बर्बाद हो गई है, हमें आप हर्जाना दीजिए। अभी वो हर्जाना की जो डिमांड है वो सही है या गलत है, जेन्युइन है या जेन्युइन नहीं है, इसको अगर ह्यूमन फैसेट्स, अगर ह्यूमंस देखेंगे
तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम ह्यूमन इंटरवेंशन को हटा के प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंदर जो भी क्लेम्स है उन क्लेम्स को रियल टाइम में प्रोसेस कर सकते हैं। ऑब्वियस सी बात है, जो भी फार्मर क्लेम करेगा उसने अपनी फोटो अपलोड की होगी, उसने अपने वेदर पैटर्न के बारे में बताया होगा, क्रॉप के बारे में बताया होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम हमारे इतने ज़्यादा एफिशिएंट हैं कि कुछ समय के बाद वो मतलब ऑटोमेटिकली ही ये क्लेम देना है या नहीं देना है ये डिसाइड कर सकते हैं। सरकार के इंस्पेक्टर्स को इंटरवीन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में बात करो तो आज के डेट की करंट अफेयर्स में मैंने इसको डिस्कस किया था। महाराष्ट्र में इसका बीड मॉडल चल रहा है, इसके बारे में मैंने डिस्कस किया था। इस प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को 2016 में लॉन्च किया गया था। पहले की सारी इंश्योरेंस स्कीम बंद हो गई थी क्रॉप की और सिर्फ एक स्कीम लाई गई थी, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ताकि भाई जो भी लोकलाइज्ड रिस्क हैं, जो भी पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेज हैं, उनको पूरा किया जा सके। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को इंप्लीमेंट करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन एग्रीकल्चर, दिस इज वन सॉर्ट ऑफ टेक्नोलॉजी। साथ साथ बीड मॉडल के प्रोजेक्ट में भी कहीं ना कहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आप लेके आ सकते हो। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना न्यूज़ में है, इसलिए मैं आपको एक्स्ट्रा फोकस के साथ बता रहा हूँ। फिर भारत सरकार ने कौन कौन से इनिशिएटिव्स यहाँ पे लॉन्च किए। एक इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है ई गोपाल। ये ई गोपाल इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है अंडर प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना एक फ्लैगशिप स्कीम है जिसके अंदर हमारे देश के फिशरी सेक्टर की सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात हो रही है। तो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना क्या बोलती है कि इंडिया में एडिशनल 70 लाख टन फिश का प्रोडक्शन हो 2024-25 तक, और हमारी फिश की जो एक्सपोर्ट अर्निंग्स हो वो 2024-25 तक 1 लाख करोड़ हो। अभी इसी स्कीम के अंदर एक स्कीम लॉन्च की गई है लाइव स्टॉक्स के लिए। आपको पता है कि हमारे फार्मर्स के पास भैंस, गैया और भी बहुत प्रकार के जानवर होते हैं। तो इन जानवरों की जो ब्रीड्स है उन ब्रीड्स के डेवलपमेंट के रिस्पेक्ट में इस ई गोपाला स्कीम के अंदर एक ई गोपाला ऐप लॉन्च की गई है और ये ऐप फार्मर्स अपने स्मार्टफोन में डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब आप समझ सकते हो कि फार्मर्स के पास स्मार्टफोन होना कितना ज़रूरी है। अगर स्मार्टफोन नहीं है तो वो ई गोपाला जैसी स्कीम का फ़ायदा उठाना मुश्किल हो जाएगा। अब ये ई गोपाला ऐप एक डिजिटल मीडियम के आधार पर उस पर्टिकुलर फार्मर के पास जो भी लाइव स्टॉक है, उस लाइव स्टॉक को क्या खाना देना है, उसकी हेल्थ का कैसे ध्यान रखना है, उसकी प्रोडक्टिविटी को कैसे बढ़ाना है, ये सारी अपडेट्स फार्मर्स को दी जाएंगी। तो ये ई गोपाला ऐप काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसी प्रकार से सॉयल हेल्थ कार्ड स्कीम। अब ये सॉयल हेल्थ कार्ड स्कीम तो काफ़ी पुरानी है। 2 साल के लिए सॉयल हेल्थ कार्ड्स इशू किए जा रहे थे जिसके बेसिस पे एक पर्टिकुलर फार्मर के फील्ड में सॉयल की क्या क्वालिटी है इसको समय समय पे चेक किया जाएगा। फिर आप भारत निर्माण स्कीम की बात करो तो ये बेसिक रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की बात करता है। मतलब कि अगर स्मार्टफोन का प्रयोग फार्मर्स को करना है और उसमें अलग अलग एग्रीकल्चर से रिलेटेड ऐप की इन्फॉर्मेशन लेनी है तो ज़रूरी ये है ना कि भाई उसमें इंटरनेट होना चाहिए, और इंटरनेट के लिए टेली कम्युनिकेशन फैसिलिटी होनी चाहिए। अगर मैसेज भेजना है फार्मर को, जैसे कि एम किसान SMS पोर्टल है, अभी एम किसान SMS पोर्टल के चलते केंद्र की एजेंसीज और राज्य सरकार की एजेंसीज एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर में काम कर रहे फार्मर्स को समय समय पे SMS के थ्रू जानकारी देंगे कि आप अपने अपने एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में ये कर सकते हैं। तो SMS और इंटरनेट की सुविधा होने के लिए टेली कम्युनिकेशन फैसिलिटी होना बहुत ज़रूरी है, एंड दैट इज़ वाई भारत निर्माण स्कीम वॉज लॉन्च। ठीक है ना। इट एम्स टू इंक्रीज द रूरल टेलीकम्युनिकेशन फैसिलिटीज बाई 40%, और कहीं ना कहीं इस स्कीम ने टेली डेंसिटी बढ़ाई है रूरल एरियाज में। तो भारत निर्माण स्कीम, एम किसान SMS पोर्टल, ई गोपाल स्कीम, सॉयल हेल्थ कार्ड स्कीम, ये सब आप अपने एग्जाम्स के आंसर्स में कोट कर सकते हो। दीज आर वेरी वैलिड आंसर्स। और देखिए बेनिफिट्स तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी के बहुत हैं। इससे प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, फार्मर्स का इफेक्ट कम होता है, फार्मर्स का खर्चा कम होता है, फार्मर्स के क्रॉप के तबाह होने के चांसेस कम होते हैं। फिर मॉडर्न टेक्नोलॉजी है तो फार्मर्स को पहले की तरह बिल्कुल भेड़ बकरियों की तरह नहीं लगना पड़ेगा, वो थोड़ा आराम भी कर सकता है मॉडर्न टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से। ठीक है भाई, तो ये सब बातें यहाँ पे बताई जा रही हैं, और मॉडर्न टेक्नोलॉजी की मदद से ही कहीं ना कहीं फार्मर अपने प्रोडक्ट को मार्केट भी कर सकता है और आराम से बेच भी सकता है। वो सॉइल की फर्टिलिटी को भी भांप सकता है और ये पता कर सकता है कि भाई मुझे यहाँ पे अपने सॉइल में कौन सी क्रॉप मैं पैदा करूँ तो वो फेल नहीं होगी। और ये सब कहीं ना कहीं बहुत मेजर चीज़ें हैं। ठीक है, कुछ फाइनेंशियल डिसएडवांटेजेस भी हैं मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ के, जैसे कि अगर मॉडर्न टेक्नोलॉजी में मॉडर्न मशीन लानी है तो भाई खर्चा होगा, फाइनेंशियल बर्डन बढ़ेगा। ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी कभी कभी ज़्यादा फर्टिलाइजर्स ऐड करने की अगर रिकमेंडेशन दे देती हैं तो उससे सॉइल फर्टिलिटी ख़राब हो सकती है। फिर अगर फार्मर्स पढ़े लिखे नहीं हैं, उनको मोबाइल चलाना नहीं आता, तो ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी उनके किसी काम की नहीं है। अगर उनको मॉडर्न मशीन चलानी नहीं आती तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी उनके किसी काम की नहीं है। और ये जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी वाली मशीनें हैं ये कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म में एनवायरमेंटल हज़ार्ड भी कर सकती हैं, क्योंकि उनको डिस्पोज करने की अप्रोप्रिएट फैसिलिटीज़ हमारे पास नहीं है। बट इन एनी वेज अगर आप देखो तो टेक्नोलॉजी की जो मेरिट्स है ना वो डीमेरिट्स से बहुत ज़्यादा है। तो डीमेरिट्स को इग्नोर करते हुए अभी मेरिट्स पे फोकस करें, एंड धीरे धीरे ओवर द कोर्स ऑफ टाइम हम डीमेरिट्स को भी हटा देंगे।
तो ये था ये आर्टिकल, आई होप आपको मदद मिली होगी इससे। देखिए, मैं स्पेसिफिक आर्टिकल्स डिस्कस कर रहा हूँ और स्पेसिफिक आर्टिकल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्रीकल्चर की फील्ड में एक कंट्री जिसके साथ हम बहुत ज़्यादा पार्टनरशिप के मूड में है वो है इजराइल। इजराइल एक ऐसा देश है जो वाटर ऑप्टिमाइजेशन में बहुत ज़्यादा एक्टिव है। एग्रीकल्चर में वाटर ऑप्टिमाइजेशन करना, माइक्रो इरिगेशन की टेक्निक को इजराइल ने ईजाद किया है। अगर आप इजराइल के मैप को देखोगे तो वहाँ पे दो मेन सी नज़र आएंगे, दो लेक वाटर सोर्सेज नज़र आएंगे। एक तो आपको नज़र आएगा डेड सी और एक आपको नज़र आएगा लेक टाइबेरियस। लेक टाइबेरियस गोलान हाइट्स में है, ठीक है ना। पहले ये लेक टाइबेरियस का एक हिस्सा सीरिया के साथ था और उसके चलते काफ़ी बवाल होता था। अब पूरे के पूरे गोलान हाइट्स के ऊपर इसराइल ने कब्जा कर लिया है। तो कहीं ना कहीं पानी की कमी है इसराइल के अंदर, और उस पानी की कमी को पूरा करने के लिए पानी के एफिशिएंट यूजेज को प्रमोट किया है इसराइल ने। उसके लिए उन्होंने माइक्रो इरिगेशन की टेक्निक को ईजाद किया है। इसीलिए इंडिया जैसी कंट्रीज इसराइल के साथ खुले दिल से कॉपरेट कर रही है एग्रीकल्चर में, पानी के यूज़ में, और यहाँ पे इजरायली टेक्नोलॉजी हमें बहुत काम आ सकती है। तो इसीलिए देखिए, कोलैबोरेशन विद इजरायली एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजीज हैव बीन ब्रिंगिंग द मोस्ट एडवांस्ड इनोवेशन टू इंडियन फार्मर्स एट अफोर्डेबल प्राइसेस। वो आज भी हमें मदद कर रही हैं और आगे भी हमें मदद करेंगी। और ऐसा नहीं कि इजरायली टेक्नोलॉजी को केवल हम इस्तेमाल कर रहे हैं, दुनिया भर की कंट्रीज में इजरायली टेक्नोलॉजी यूज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू माइक्रो इरिगेशन। तो आई होप आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करिए। हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय।